दो सीटों का दंगल आप देख रहे हैं। बेरमो में 4 बजे तक वोट डाले जाने थे, वोट का टाइम समाप्त हो गया है और जो आंकड़े हमारे पास आए 56.30% मतदान हुआ है, जो अच्छे पोलिंग परसेंटेज की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि यह आंकड़ा 3 बजे तक का अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल परसेंटेज आना बाकी है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग बूथ से मौजूद है। बेरमो से हमारे साथ अभिषेक मौजूद है और हमारे साथ विपिन भी मौजूद है। पहले अपने सहयोगियों का रुख करते हैं, फिर हम गेस्ट के पास आएंगे। हालांकि हम तारुफ करा देते हैं अपने गेस्ट का। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर तौसीफ मौजूद है, महुआ मांझी मौजूद है जेएमएम की तरफ से, और कमाल खान साहब मौजूद है बीजेपी की तरफ से। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और पहले हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास। अभिषेक, जिस तरह से जो 3 बजे का वोटिंग आंकड़ा आया है 56.30% आंकड़ा, एक अच्छे पोलिंग परसेंटेज की तरफ यह इशारा कर रहा है। अभिषेक तक आवाज नहीं गई। विपिन हमारे साथ है। विपिन, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? जी साहब, सवाल करेंगे। विपिन, जिस तरह से जो परसेंटेज आया है 3 बजे तक का 56.30% मतदान हुआ है, एक अच्छे पोलिंग परसेंट की तरफ ये इशारा कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर सारी बात की जाए तो सुबह 7 बजे से लेके ही हर बूथ में जो मतदाता थे यहाँ के वो काफी जागरूक नजर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, फर्स्ट टाइमर जो वोटर रहा हो, उसके अंदर भी उत्साह देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो सुदूरवर्ती इलाका है इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र का, वहां भी लोग जो है वो लगातार कतारबद्ध नजर आए अपना वोट करने के लिए। 4 बज चुके हैं। यहाँ पर बेरमो विधानसभा में उपचुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है, मतदान का समय समाप्त हो चुका है और अब 10 तारीख का इंतजार सबको रहेगा। और जहां तक अगर बात की जाए तो 3 बजे तक 56.5% मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था बेरमो विधानसभा क्षेत्र में। और जो उस हिसाब से जो और बाकी सेंटर से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं सारिफ कि यहाँ पर तकरीबन 62+ का जो आंकड़ा है पोलिंग परसेंटेज का वो दर्ज कराया जा सकता है। आधिकारिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है बेरमो विधानसभा में, और सबसे बड़ी बात कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से उपचुनाव जो है संपन्न हुआ है, जो कि यहाँ के जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन थे, जिस तरह से कोविड-19 की वजह से ये उपचुनाव विलंब भी हुआ, चाहे हम दुमका की बात करें, दुमका में भी जुलाई में प्रस्तावित था उपचुनाव, लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से ये उपचुनाव एक्सटेंड किया और अब जाकर आज यहाँ पर उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ है बेरमो विधानसभा में। तो जो गाइडलाइन तय किए गए थे, नए मानक जो निर्धारित किए गए थे चुनाव आयोग के तरफ से, और जिस तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया और यहाँ तक कि जो बूथ को फिर से रेक्टिफाई किया गया था, जिस तरह से 1000 वोटर पर एक बूथ यहां पर बनाया गया है और कुल 468 मतदान केंद्र बेरमो विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव के लिए बनाए गए थे। तो हर जगह लगभग यही दृश्य नजर आया। सुबह से लेकर शाम तक की लगातार जो मतदाता थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ जो अन्य वोटर्स थे उनको भी इंस्पायर करते नजर आए कि लोग अपने इस मताधिकार का जो ताकत है, जो लोकतंत्र में यह व्यवस्था मिली है आम मतदाताओं को कि वो अपने वोट के जरिए अपना जनप्रतिनिधि चुने, अपना सरकार चुने। तो जिस तरह से आम चुनाव 2019 में जब हुए थे विधानसभा के, और जिस तरह से बेरमो में उस वक्त भी यहाँ के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था, ठीक उसी तर्ज पर इस उपचुनाव में भी मतदाताओं का उत्साह पूरे चरम पे था। अगर बात की जाए पूरे चुनावी प्रक्रिया की तो लगातार सभी जो हैवीवेट पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या फिर राज्य सरकार के जो अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी के साथ साथ जो अन्य पूर्व मंत्री, राज्य में बीजेपी के जो सांसद विधायक है, सभी ने बेरमो में भी पूरी ताकत लगाई थी। मुकाबला दिलचस्प। हम अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलेंगे क्योंकि मैं स्क्रीन पे जो देख पा रहा हूं मुझे लग रहा है संभवतः अनूप सिंह उनके साथ मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है 56.30% 3 बजे तक का, और जो विपिन बता रहे हैं कि फाइनल अराउंड 62% के अराउंड रहेगा वोटिंग परसेंटेज, अनूप सिंह शायद संभवतः आपके साथ है, ये बढ़ा वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है? जी बिल्कुल सही कहा सारिफ, ये बात सही है। मैंने पता किया जिस जगह पे मैं हूँ ये लाल बहादुर शास्त्री प्राथमिक विद्यालय है और इस क्षेत्र में जो मुझे पता है कि पिछले बार मात्र 59% ही था, इस बार प्रतिशत हुआ, 1% का इजाफा है। तो आप सोच लीजिए कि कोविड का काल चल रहा है, संक्रमण का समय है, उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ना
ये संकेत अच्छा है। और आपने ठीक कहा कि इस वक्त में हमारे पास कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह है और उनसे बातचीत भी करते हैं, फाइनल जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल इन्होंने काफी बूथों पे घुमा है और अभी तक देखा है। आकलन इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी अनूप जी, आपने तमाम कई बूथों पर हमने देखा कि आपका जायजा लिया है, वोटिंग परसेंटेज पहले से बढ़ना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है, इसमें मैं समझता हूँ बढ़ोतरी हुई है। और पिछले बार आपने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे सरकार के विरोध में लोगों ने जाके मतदान दिया था, लेकिन इस बार जो लोग प्रवासी मजदूर आए उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है और कहीं ना कहीं मेरे पिता राजेंद्र बाबू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनके जाने के बाद एक विश्वास उन्होंने अपने ऊपर में जगाया। अभी तक जो देखा है, पिछली बार अगर देखें 1948 से अभी तक 9 बार जब भी यहाँ कोई ना कोई जीता है, कोई कोलियरी मजदूर का नेता जीता है। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबू से लेकर अभी तक 6 बार तो आपके पिता ही प्रतिनिधित्व किए यहाँ पे, तो ये बड़ी बात है। ये कोयला मजदूरों का क्षेत्र रहा है और नेता वही बनता है जो कोयला मजदूर की समस्या को दूर करता है। जी निश्चित तौर पर जब जो कोयला मजदूर के यूनियन से या फिर कोयला मजदूर का जो नेता गिरी लोग करते हैं, उनमें से अगर कोई चुन के नहीं आता है तो जोगेश्वर तो बाटुल जी जैसा हम लोग को झेलना पड़ता है कि वो 20 साल यहाँ पे रहे राजनेता के तौर पर, 10 साल उन्होंने विधायकी का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद भी सोचिए कि उन्होंने अपना जो सत्ता था वो विधानसभा में नहीं दिया, उन्होंने बोकारो विधानसभा में रखने का काम किया। और आज जब आपके एंकर पूछ रहे थे विपिन जी उनसे, उन्होंने बोला कि कोशिश किया लेकिन सुरक्षित नहीं। विधायक के मुंह से ये सुनना कि एक अपने सदस्यता को हम बेमो विधानसभा जहां से चुन के आते हैं वहां पे हम नहीं डाल पाए, तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके लिए चूंकि पहली बार मौका मिला है और पिता की विरासत बहुत बड़ी है, इस क्षेत्र में पिता ने काम किया है, तो आपके साथ सहानुभूति था या फिर आपके एक मौका जो है यहाँ की जनता को, आपको लगता है कि युवा के हाथ में देनी चाहिए मौका, इसलिए आपको लोग पसंद कर रहे थे? देखिए, मैं पिछले 20 साल से अपने पिता के साथ था और राजनीति में 2004 में कदम रखा और छात्र राजनीति के बाद यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 6 साल में अध्यक्ष रहा, उसके बाद यूनियन का पदभार संभालते रहा। लोगों ने मुझे भी देखा, लेकिन जो संस्कार परवरिश मुझे राजेंद्र बाबू से मिली, जो नाम उनका मिला, वो कहीं न कहीं उनके जाने के बाद लोगों का विश्वास मुझ पर अटल रहा कि राजेंद्र बाबू के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये हमें देख सकते हैं। और जिस तरीके से जगन्नाथ दा के बीमार पड़ने पर एक वीरान सा हमें लगने लगा और चंद्र प्रकाश चौधरी जी की जो दोगली नीति है वो सामने आई, क्योंकि 2 साल उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण। चंद्र प्रकाश जी ने पूरी ताकत झोंका था इस बार, देखा मैं समझता हूं कि ये चुनाव में अगर हार बीजेपी की होगी तो मैं समझता हूं वो हार चंद्र प्रकाश चौधरी की होगी, बाटुल मातो जी की हार नहीं होगी। और जीत भी होगी तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी की होगी, बाटुल मातो जी की नहीं होगी। क्योंकि एज अ प्रत्याशी मैं आपको बताऊं, मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहा था, मैं चंद्र प्रकाश चौधरी से चुनाव लड़ रहा था। और कहीं ना कहीं जनता ने जो सम्मान जगन्नाथ दा का था और रविंद्र पांडे जी का जो बेइज्जती था, जो पिछले सांसद चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, जेएमएम के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ा था, वो इस बार सूद समेत वापस देने का काम करेगी और चंद्र प्रकाश चौधरी जी को एहसास दिलाएगी कि रामगढ़ लूटे हो, बेरमो लूटने नहीं। आखिरी सवाल, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? 110%। तो देखिए, बहुत आश्वस्त है, बहुत कॉन्फिडेंट है अनूप और कह रहे हैं कि जीत के प्रति आश्वस्त है। और 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहा है, ये जीत हार बाटुल के साथ उनकी नहीं होने जा रही है, वो स्थानीय जो सांसद है उनको सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं अनूप और कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी से थी और आगे भी चूंकि ये लड़ाई कि जीत हार उन्हीं से हो रहे थे, क्योंकि इस पूरे लड़ाई में वो खुलकर जो है बाटुल जी के पक्ष में खड़े थे और जहां कहीं भी हम गए तो वो भी एक चीज नजर आ रही थी यहाँ पे। तो देखिए, एक बात साफ समझ में आ रही है कि अब चुनाव जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है, सभी को जो है परिणाम का इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात है कि ये लड़ाई जो है बड़ी खास रही है, क्योंकि एक संदेश भी और संदेश को हम लेना चाहेंगे विपिन से। विपिन, जिस तरह से अपने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो अनूप सिंह है वो हमलावर दिखे हैं आजसू खासकर चंद्र प्रकाश चौधरी पर,
विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां यानी एनडीए में बिखराव देखने को मिला। बीजेपी और आजसू ने अलग अलग चुनाव लड़ा, मगर इस बार उपचुनाव में जिस तरह से आजसू ने कमबैक किया है और कदम ताल करती नजर आई है बीजेपी की तरफ से, और अब ये आरोप अगर लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये इस बात को मजबूती दे रहा है कि आजसू ने गठबंधन धर्म को निभाया है और बाखूबी वहां पर कैंपेन किया है, क्योंकि खतरा चंद्रप्रकाश चौधरी से जाहिर कर रहे हैं अनूप सिंह। जी बिल्कुल, अगर बात 2019 की होती है सारिफ, तो उस वक्त जब भाजपा और आजसू का गठबंधन टूटा था, तो अगर हम बेरमो विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ पर जो आजसू का उम्मीदवार था उससे तकरीबन 16,000 के आसपास जो मत था वो आम चुनाव में मिले थे, और उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी जो है तकरीबन 25,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारी थी 2019 में, जब राजेंद्र बाबू लगा छठी बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार की बात अगर करें तो आजसू और बीजेपी में एकजुटता थी, और जहां तक बात अगर कही जाए तो जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अनूप सिंह ने सीधे तौर पर गिरिडीह जो जिस संसदीय क्षेत्र में यह विधानसभा आता है यहाँ के स्थानीय सांसद पर निशाना साधा, तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड भी रहा था, और जिस तरह से ये साबित करने की कोशिश हुई थी कि बीजेपी से ज्यादा आजसू कहीं ना कहीं सीट पर फोकस कर रही है। और इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खुद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी इसे अपना प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था कि किस तरह से यहाँ पर अपने जो घटक दल के उम्मीदवार है बीजेपी के उनको जिताया जा सके, और जिस तरह से सुदेश महतो की यहाँ पर सक्रियता रही थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी और जो आजसू की एकजुटता इस उपचुनाव में देखने को मिली। ये परिणाम पर कितना असर डालेगा ये 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तब पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बीते चुनाव का जो मार्जिन रहा था और जिन मार्जिन के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव जीता था, और अभी जिस परिस्थिति की वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, यह भी यहाँ के राजनीतिक समीकरण के लिए एक बड़ा मसला रहा था कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक थे जो 2019 में जीते थे, आकस्मिक कारण से उनका निधन हुआ, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आई। तो ये भी और जो पूर्व का इतिहास रहा है सारिफ, उस पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो जब इस तरह के माहौल में उपचुनाव हुए हैं तो सिंपैथी एक बड़ा मसला बनकर उभरा है। इस उपचुनाव में भी जो राजनीतिक जानकार है वो इस बात को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि सिंपैथी एक बड़ा मसला इस उपचुनाव में भी होगा। साथ ही साथ रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन के उम्मीदवार को लेकर भी उपचुनाव में जब मतदाता मंथन करते हैं तो उसमें भी सोच विचार किया जाता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से उपचुनाव संपन्न हुआ है, इसके लिए तो यहाँ का जिला प्रशासन जो है बधाई का भी पात्र है, और जो मतदाताओं के अंदर जागरूकता यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरह से अपने मत की ताकत यहाँ के मतदाताओं ने महसूस किया और उसका जो उपयोग किया, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये जो बेरमो विधानसभा क्षेत्र का आने वाला भविष्य है उसके लिए भी एक बेहतर संकेत है। और खास करके युवाओं का जो रुझान इस उपचुनाव में देखने को मिला वो बता रहा है कि आज भी इस राजनीतिक परिस्थिति के बावजूद भी युवा जो है वो राजनीति की ओर नजरें लगाकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में वो भी जुड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से बीते दिनों में एक अलगाव की स्थिति दिखी थी युवाओं के साथ, इस बार वैसा देखने को नहीं मिला है। तो काफी दिलचस्प चुनाव यहाँ पर रहा है, दिलचस्प चुनाव रहा है विपिन, और जो परसेंटेज बढ़ा है वो भी कई इशारा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। आपका शुक्रिया। अभिषेक, आप बने रहे, और अनूप सिंह को चाहे तो आप विदा कर सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव संपन्न हुआ है तो उन्हें बहुत सारी चीजों का जायजा लेना, मगर आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। कमाल खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल साहब, पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। सवाल आपसे यह है कि जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि आजसू का आप लोगों को साथ मिला, अनूप सिंह जिस तरह से बता रहे थे कि बहुत सक्रिय रहे चंद्रप्रकाश चौधरी गठबंधन धर्म निभाते हुए, क्या वो फैक्टर आपको नजर आ रहा है आपकी जीत के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो दोनों उपचुनाव हो रहा है दुमका और बेरमो जी, ये हमारा गठबंधन जो है हमारा अलायंस है, चट्टानी एकता के तरह एकजुट है। मैं भी देखा था कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी का जो लोकसभा क्षेत्र में ही बेरमो विधानसभा आता है, तो वो लगातार प्रवास उनका होता रहा। उनके कार्यकर्ता भी आजसू के तन मन से एकदम लगे हुए थे, और ये जो परसेंटेज बढ़ा है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सारी बाबू को कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा के पक्ष में है। और आने वाले जो 10 नवंबर को जो गिनती होगा तो उसमें चूंकि जाने और अनजाने कांग्रेस के प्रत्याशी ने स्वीकार भी कर लिया कि हम लोग जीतने जा रहे हैं।
तो बेरमो एकदम निश्चित रूप से जीत रहे हैं और दुमका भी जीत रहे हैं। और परसेंटेज वोट है कि 8 महीना के जो सरकार का कोई कार्य सरकार ने जो नहीं की है, झारखंड सरकार, उसी का गुस्सा है और सिंपैथी जहां तक है। हमको लगता है कि बेरमो विधानसभा में सिंपैथी कहीं देखने को नहीं मिला। मैं तो खुद गया था, पूरे विधानसभा में प्रवास किया हूँ, इसलिए। और हमारा जो गठबंधन है, सारे गठबंधन जो हमारे साथ हैं, वो चट्टानी एकता के साथ साथ अच्छा, अपने अपने एक सवाल है कलाम साहब, एक कमाल आप लोग जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का जो बयान आया आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, वो गणित यहां पर समझना चाहेंगे आप। चलिए मान लेते हैं कि दोनों सीट आपकी झोली में जनता डाल रही है, तो क्या इन दोनों सीट की जीत के साथ उस बात को पूरा किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? देखिए, ऐसा है कि ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और हम आज झारखंड में विपक्ष में हैं, तो हम तो चाहेंगे कि भाई आपका जो सत्तारूढ़ है वो सत्तारूढ़ हटे, फिर हमारी सरकार यहाँ पर बने। लेकिन जब आंकड़े नहीं है तो कैसे आप कर सकते हैं? ये तो देश देखिए, का मामला बनता है। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। जैसे नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश और नहीं, महुआ जी, राजस्थान वगैरह में जो खेल आपका सुन लीजिए ना, वो आप दोहराना चाहते हैं क्या यहाँ? आप सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा तो बोलेंगे जी। वो सवाल मेरे से कर रहे हैं। तो हम लोग राजनीति में हैं, और राजनीति में हैं जो पहले पूछ लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बराबर रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के रूप में बराबर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। तो हम लोग भी राजनीति करते हैं, और ये है, अगर मान लिया कि हमारे साथ इनके से नाराज हैं और हमारे साथ आना चाहते हैं, फिर तो दल बदल वाला मामला हो जाएगा। नहीं, अब क्या है क्या नहीं है वो तो अच्छा, भविष्य का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ लग रहा है कि जो दूसरे राज्यों में हुआ है वो बीजेपी यहाँ करना चाहती है, इस वजह से बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा बयान, रिकॉर्डेड बयान आ गया है, इसीलिए देशद्रोह का मामला हम लोगों ने किया है। दीपक भाई, दीपक प्रकाश जी का आप बताइए, खुलेआम इस तरह से लोग अपमान कैसे किया जा सकता है एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा? वो दीपक प्रकाश जी आज झारखंड बीजेपी के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और उनकी तरफ से खुलेआम ये बयानबाजी करना कि 3 महीने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ मिलेगा, ये पूरे लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है, और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं कि आप लोग ये खेल फिर से खेलना चाहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आपने खेला और राजस्थान में कोशिश की लेकिन आप कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब झारखंड में भी वो खेल आप खेलना चाहते हैं, और चुनाव के ठीक पहले ये बयान आना, मतलब आप जो हमारे वोटर हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि इनकी सरकार नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वाकांक्षा रखना कि सरकार में हम आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, हर राजनीतिक पार्टी को लगता है, हर कार्यकर्ता को लगता है कि वो विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, मगर ये बात खुलकर मीडिया के सामने कह देना, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे जाहिर हो गया है और साबित हो गया है कि ये लोग लोकतंत्र पे इनका विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है, और ना ही ये जो जो संविधान ने दे रखा है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, उस पे इन लोगों का कहीं पे भी कोई भी विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इनकी तारीख रही है। जब मैं शुरू करूंगा देश का, जब ये आज़ादी का आंदोलन जब आप देखेंगे, तो आंदोलन से जब बात शुरू होगी, तो ये बिल्कुल ही इनकी जो पॉलिसीज रही है, नीतियां रही हैं, वो पूरी एकदम देश के खिलाफ रही है। जब देश आज़ाद हो गया तो फिर उसके बाद ये लोकतंत्र को और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख करके ये अपना काम कर रहे हैं। ये अपना इनका जो ये है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको लागू करना चाहते हैं। जैसे अभी हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से वहां पे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया, जीते हुए लोगों को कैसे इस्तीफा दिलाया गया, फिर उसके बाद पूरा जो षड्यंत्र है उस पे वो देखिए। कर्नाटक में देख लीजिए, राजस्थान में भी इन्होंने कोशिश किया था, जहां वो ये नाकाम रहे। अब यहाँ पे ये सोच रहे हैं, कोशिश ये करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कामयाब नहीं होंगे। और जिस तरह से दीपक प्रसाद जी ये बार बार बयान दे रहे हैं, और इनके और नेता जो बयान दे रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वो कितना उतौले हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को। डॉक्टर साहब, लौटेंगे आपके पास। ये सीधी तस्वीरें हम दुमका से दिखा रहे हैं, जहां पर जो डीसी है राजेश्वरी बी, उनकी तस्वीरें वो पहुंची है पोलिंग स्टेशन पर।
दुमका डीसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें आप लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। दुमका से ये तस्वीरें आई हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित है और 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बेहतरीन आंकड़ा आया है। अगर कंपेयर करें 2019 के आंकड़ों से तो 59.10% 3 बजे तक मतदान हुआ है और जो फाइनल समय है वो 5 बजे तक का है। तो जो 5 बजे का आंकड़ा आएगा वो इतराने को काफी होगा, क्योंकि जनता जागरूक नजर आई है, बढ़ चढ़कर वोट की है। और कोविड काल में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बेरमो में 62% तक मतदान का परसेंटेज फाइनल परसेंटेज आएगा, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़ा 3 बजे का जो फाइनल परसेंटेज आएगा 4 बजे तक का, तो 62% मतदान जाएगा, पोलिंग परसेंटेज जाएगा। तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम 2019 के वोटिंग परसेंटेज से कंपेयर करें। और दूसरा, कोरोना काल चल रहा है, इस दरमियान अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये जिला प्रशासन को बधाई देने वाली बात है कि जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की थी, जिस तरह से इंतजामात किए थे, उस पर विश्वास करते हुए जागरूक जनता अपने घरों से बाहर निकली है और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभी दुमका की तस्वीरें हैं जहां पर डीसी, और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गोड्डा के एसपी हैं वाईएस रमेश, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और आप देखें कि किस तरह से दोनों ही अधिकारी, चाहे वो डीसी हो या एसपी, उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, कायदे कानून बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, उसका पालन किया है। और पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर जो प्रक्रिया है, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है या फिर बॉडी टेम्परेचर लेने की प्रक्रिया, उसको पूरा कर फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वाईएस रमेश ने वोट कर दिया है। अब राजेश्वरी बी जो डीसी हैं, और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जिस तरह से वहां पर उन्होंने बैठने का इशारा किया। ये बताता है, ये दिखाता है कि किस तरह से सम्मान एक दूसरे के लिए है और शायद यही सब संदेश जनता के बीच जाता है तो जनता में भी विश्वास प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बढ़ता है। तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होती हैं जो कई सीख और कई संदेश दे जाती हैं। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी जो डीसी को देखकर अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और डीसी ने उन्हें, राजेश्वरी बी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। इनकी ट्रेनिंग डीसी के अंडर होती है, डीसी इन्हें ट्रेन करती हैं और आज उन्हीं के सामने ये वोट डालने पहुंची हैं और सम्मान में जब वो खड़ी हुई तो डीसी ने उन्हें बैठने का इशारा किया कि आप बैठकर अपना काम करें। तो ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व से देखने को मिल रही है और कई सीख भी मिल जाती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे हैं, उन दावों पर हम लौटेंगे, मगर ये तस्वीरें दर्शकों को, जनता को दिखाना बेहद जरूरी। वाईएस रमेश और घंटे की बात है, 1 घंटे में जो मतदान नहीं कर सके वो मतदान करेंगे, लेकिन इस 1 घंटे पहले दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने अपने हक का प्रयोग किया, अपने अधिकार का प्रयोग किया, जो सबसे बड़ा अधिकार है एक भारतीय नागरिक के लिए। मैडम, आप दूसरी बार दुमका में मतदान कर रही हैं। आई थिंक ये बहुत ही विशेष अवसर है क्योंकि ये उपचुनाव है। लास्ट जनरल इलेक्शन में भी हम लोग ने वोट किया और इस बार दोबारा ये मौका मिला है, तो आई थिंक ये बहुत एम्पावरिंग एक राइट है हाँ सभी सिटीजन्स के लिए। मैम, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, एक तो बधाई हो आप लोगों को, जैसा आपने प्री इलेक्शन बोला था हमसे कि ऐसी तैयारियां और तैयारियां दिख रही हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी गया और शहरी क्षेत्र में भी रहा। कैसा लग रहा है, क्या इनपुट्स आ रहे हैं? आई थिंक हम लोग एक जो मिड
वॉर है। हम लोग का आधा काम हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। छोटे मोटे इश्यूज़ को छोड़ के बहुत बड़े समस्याएं सामने नहीं करना पड़ा, चाहे वो पोलिंग पार्टी का हो, ईवीएम का हो, या 368 बूथों में जिस तरीके की व्यवस्था हो उसमें कोई इस तरीके का दिक्कतें नहीं आई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोटिंग कराया गया और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे संख्या में लोग आकर के वोट किए हैं। मैम एक बार फिर से वही हुआ, ग्रामीण आगे निकल गए और शहर पीछे। आई थिंक ये अर्बन एपैथी को सीरियसली एड्रेस करना चाहिए और ग्रामीण इलाकाओं में भी हम लोग स्वीप का एक्टिविटीज़ किए थे, शहरी इलाकाओं में भी स्वीप का एक्टिविटीज़ हम लोग किए थे, लेकिन उसका असर ग्रामीणों में ज़्यादा पड़ रहा है। और शहरी इलाका में ये एपैथी को किस तरीके से एड्रेस किया जाए, ये प्रशासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन करके रह गया है। आई एम श्योर कि अगले बार हम लोग और मेहनत करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। ओवरऑल जो इनपुट्स हैं परसेंटेज को लेकर, आपको लगता है कि हम छू पाएंगे 66%? डेफिनेटली हमको लग रहा है कि जो 3 बजे का परसेंटेज था दुमका विधानसभा का 59% था और उसके बाद 2 घंटे का चुनाव है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम लोग पिछले विधानसभा इलेक्शन के टारगेट को अचीव करेंगे। तो वोट ये करेगा दुमका, वोट करेगा दुमका, वोट कर रहा है दुमका। राजेश्वरी बी जो कि डीसी हैं दुमका की, उन्होंने बहुत गर्व के साथ यहाँ मतदान किया। हमारे साथ गोड्डा एसपी वाईएस रमेश जी हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले वोट डालने के लिए। लोकतंत्र के महापर्व में आपने हिस्सेदारी निभाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गोड्डा से चल के आए, दुमका में चुनाव हो रहा था, इधर आपकी नज़र थी तैयारियों को लेके? कैसा चुनाव होगा, पहले से कैसा लग रहा था आपको कि नहीं? हम लास्ट इलेक्शंस हम लोगों ने यहाँ पर करवाए थे, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से करवाए थे इलेक्शंस, तो इस साल भी बहुत ही पीसफुली हो रहा है और परसेंटेज का भी जो है ज़्यादा अधिक से अधिक लोग आके उत्साह के साथ जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। उसी उत्साह के साथ हम लोग भी सोचे कि आना है कि नहीं आना है, मगर हम लोग लेट आवर्स में तय कर लिया कि नहीं, जाके हमारा डेमोक्रेटिक राइट जो है एक्सरसाइज करना है और सभी नागरिक को ये एक बहुत बड़ा हक है और एक ताकत है इसको शो करना और एक एक्सरसाइज करने के लिए। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी जो जितने भी अभी लोग वोटिंग नहीं किए हैं वो आके वोटिंग करने के लिए। सर, यहाँ के वोटर्स के उत्साह को देख के आप उत्साहित हुए कि उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आए? नहीं, दोनों हैं। अभी कुछ लोग, अभी 1 घंटा बाकी है, तो जो कोई लोग भी वोट नहीं डाले हैं तो उनको वोट डालने की बहुत आवश्यकता है। अपने लीडर को, चहेते लीडर को चुनने का आवश्यकता है। एक अच्छा अवसर मिलता है यहाँ। और परसेंटेज भी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज कंपैरेटिवली, जब लास्ट टाइम 66% हुआ था, अभी 63-64 क्रॉस हो गया है। तो कोविड का जो है असर हम लोग सोच रहे थे कि कम हो जाएगा, बट वो उतना नहीं हुआ है। कोविड अगर 66 तक भी पहुंचता है तो ये रिकॉर्ड कहलाएगा कोविड को लेके। बिल्कुल। सर, आपके रीजन में यहाँ चुनाव हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि दुमका पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी पैंडेमिक के अंदर चुनाव कराना? बहुत बड़ा चुनौती है पैंडेमिक के अंदर, क्योंकि बहुत सारा फोर्सेस जो है बाहर से आते हैं, उनको ख्याल रखना है, उनको कोविड से जो है बचाने के लिए बहुत हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। यहाँ के जो एसपी साहब ने बहुत ही, डीआईजी साहब ने भी बहुत ही केयरफुली जो है सभी सिपाहीज को मास्क पहनना है या सैनिटाइज़र यूज़ करना है, जो भी कोविड का एसओपीज जो गाइडलाइंस फॉलो करना है वो सभी करवा रहे हैं। और हमको लगता है हम लोग जब जहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रिकॉशंस लेके, इवन पब्लिक भी और जो पोलिंग पर्सन्स भी हैं और पुलिस पार्टी भी है, बहुत ही अच्छा से कोविड का जो है गाइडलाइंस फॉलो करते हुए चुनाव करवाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच। ये वाईएस रमेश, एसपी गोड्डा और दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने मतदान डालकर उन लोगों को प्रोत्साहित किया है जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया है। 1 घंटे बाकी है, आखिरी घंटे में अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने बूथ पर जाएं और अपना वोट डालें। वोट करेगा दुमका के नारे के साथ दुमका लोकतंत्र के इस महापर्व में अग्रसर हो रहा है। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, दुमका।
जाहिर तौर पर तो हम भी अपनी दर्शकों से, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों से और दुमका की जनता से भी अपील करेंगे जो हमको देख रहे हैं कि अगर आपने वोट नहीं किया या फिर आपको इस बात की जानकारी है कि किसी ने वोट नहीं किया है तो प्लीज उन्हें कन्विंस करें और वोट करने की अपील करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा को जहां हमने रोका था, डॉक्टर तौसीफ से हम बात करते हैं। डॉक्टर तौसीफ, जैसा आपने कहा कि आरोप आपके, क्या इन आरोपों का जवाब, जैसा आप लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से जो चुनावी नतीजे आए और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन, आरजेडी गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपी जनता ने, इन 2 सीटों पर भी वही देखने को मिलेगा या फिर जैसा आरोप है कमाल साहब का कि जो अभी तक का कार्यकाल है उससे जनता संतुष्ट नहीं है और उसका जवाब देगी 2 सीटों पर? देखिए, ये जो पिछला जो चुनाव हुआ था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये उम्मीदवारों को यहाँ की जनता ने उखाड़ करके फेंका, यूं कहें कि सोपड़ा कई जगहों पे जब आप देखेंगे वो रीजन और उनका जब ये करेंगे, सर्वे करेंगे तो कई रीजन पे इनका सोपड़ा साफ है। संथाल में बिल्कुल ही खत्म है, ये कोल्हान में साफ है। तो फिर दोबारा ये चाह रहे हैं कि हो, तो वैसा होने नहीं जा रहा है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था और फिर उसके बाद इलेक्शन हो रहा है और तुरंत कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने काम किया, वहां पे जो भी उम्मीदवार है वो कंटिन्यू लगा रहा है। खासतौर से बसंत सोरेन जी कंटिन्यू वहीं पे रहे और अनूप सिंह जी कंटिन्यू वहीं पे रहे और लोगों के बीच में रहे। उनको जो भी परेशानियां थी उसको, परेशानियों को दूर करने में वो लोग सक्षम साबित हुए और जरूरतमंद के लिए वो काम करते रहे। तो ये सब सारी चीजें देखी जाती है और इसका आकलन होता है, तब जाकर के वोट किया जाता है। अब इससे पहले इन्होंने तो खुद ही हार मान लिया। इन्होंने ये कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी का ही है, यानी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है ही नहीं। इससे तो यही ना होता है कि आपने बिल्कुल कहा, नहीं कहा, आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, अभी आपने कहा कि आपके उम्मीदवार ने कहा है, नहीं, आप चंद्र प्रकाश चौधरी और उसको आपने, मेरे उम्मीदवार ने कहा, लेकिन आपने उसका तायद किया, आपने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है और बिल्कुल नहीं है, ये साबित हो गया। कमाल खान ने टीवी पे बैठकर कह दिया। तो ये इनकी हार तो यहाँ पे एकदम ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और दुमका में, गली में, कूचे में, इधर से उधर जाकर के ये जो इन्होंने किया, 3 मुख्यमंत्री वहां पे गए, उनका कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुमका की जनता ने ये एकदम तय कर लिया है कि वहां पे यूपीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनको वोट करेंगे। युवाओं ने ठान लिया है, बुजुर्गों ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया है। आपने किया क्या? 5 साल बैक ले चलते हैं, आप भी सरकार में थे, आप भी कुछ जिम्मेदार पद पे बैठे हुए थे। ये बता दीजिए कि वो जो लुइस मरांडी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक का चेयर आपने किया है। आप बताइए, लुइस मरांडी के नेतृत्व में जिस तरह से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का ये स्कॉलरशिप में घोटाला हुआ, उसका जवाब है आपके पास? अच्छा, तौसीफ साहब, केंद्र ने पैसा दिया, सरकार ने पैसा दिया। आपके पास महुआ जी, कमाल साहब आपके पास लौटते हैं। तौसीफ साहब, आप ये बताइए, तौसीफ साहब, आपको बताना महुआ जी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार आई है उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है, कहा जा सकता है कि सरकार ने, तौसीफ जी उन्हीं के सवाल का जवाब ले रहे हैं। देखिए महुआ जी, ये हो सकता है कि सरकार ने ये योजनाएं लाई, वो योजना अच्छी थी, बुरी थी, ये हो सकता है। जो काम किया उसमें विपक्ष की तरफ से कुछ सुझाव हो सकता है, मगर बीजेपी एक देखने को मिला कि इस चुनाव के दौरान और ऐसे भी लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही सरकार पर कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। हो सकता है कि ये योजना अच्छी हो या बुरी। जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सरकार बनी और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होते होते कोरोना काल आ गया, तो इसकी वजह से बहुत सारे काम जो आगे बढ़ सकते थे नहीं बढ़ पाए। ये सब लोग जान रहे, पूरे विश्व में हो रहा है। दूसरी बात कि 12,000 करोड़ माइनस में छोड़कर गए थे भाजपा वालों ने, भाजपा की सरकार ने। आप सोचिए कि यहाँ कोरोना के समय में जो किचन वगैरह के लिए भी जो पेमेंट करना था पड़ा दीदी वगैरह को, तो उसमें भी श्रम विभाग से 150 करोड़ कर्जा लेके सरकार को देना पड़ा। ऐसी हालत थी कि -12,000 करोड़
छोड़ के गई थी। तो आप सोचिए कि जब राजस्व की वसूली हो नहीं रही है क्योंकि कोरोना है तो सारे व्यापार धंधे सब कुछ बंद है, आवागमन बस ये सब कुछ, तो ऐसे में करे तो क्या करे। फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया आज पूरे देश भर के सामने वो मिसाल है। उनकी सरकार ने मतलब महागठबंधन की सरकार ने जो काम किया पूरे देश में मिसाल है और यहाँ का काम पूरे देश में सराहा गया। आप सभी जानते हैं श्रमिकों को हवाई जहाज से लाना जो कि भाजपा सपना ही देखती रह गई, लेकिन हम लोग उसको ला के दिखा दिए। उसी तरह से स्पेशल ट्रेन चलाए गए, श्रमिकों को लाया गया, स्टूडेंट्स को लाया गया, तमाम लोगों को, बाद में दूसरे राज्यों ने उसको फॉलो किया। यहाँ पर इतने लाख लोगों को किचन के माध्यम से खाना खिलाया गया, तो 6 लाख तो सिर्फ मछलियां में खिलाया गया, 6 लाख प्लेट्स परोसे गए थे कोरोना काल में मछलियां में, जहां पर सबसे ज्यादा दंगल अभी हो रहा है। तो सोचिए कि और क्या चाहिए। 77 किचन खोला गया था सिर्फ मछलियां में, बाकी झारखंड की बात तो आप छोड़ ही दें। तो इस तरह से जनता को परेशान नहीं होने, कोई भी भूख से किसी की मृत्यु नहीं हुई, इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। जबकि पिछली सरकार में भूख से कई लोगों की मृत्यु हुई थी जबकि कोरोना का संकट नहीं था। खुद उन्होंने सरयू राय जी उस विभाग के थे, माननीय सरयू राय जी जो भाजपा के थे, लेकिन अभी इस कोरोना के संकट में भी कोई नहीं कह सकता है कि भूख से किसी की मौत हुई। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है सरकार की। और हाल के दिनों में जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, 120 करोड़ रुपए सखी मंडल को दिए गए हैं कि जो आजीविका के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। ये पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया ताकि एक ब्रांड बने, जैसे लिज्जत पापड़ का ब्रांड है, उसी तरह से एक यहाँ की महिलाएं जो कुछ भी बनाए, चाहे अचार पापड़, बड़ी हस्तशिल्प की चीजें, उस ब्रांड को ये लोग पूरे देश में इंटरनेशनली उसको हम लोग बेच सकते हैं। मार्केटिंग की का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे फूलो झानो योजना है, हो पोटो हो, खेल के क्षेत्र की योजनाएं हैं, ये तमाम योजनाएं न सिर्फ इनकी घोषणा हुई है बल्कि काम तेजी से होना शुरू हो गया है। चलिए तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि सरकार बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं जो वर्तमान सरकार ने लाई है उसका उल्लेख किया है महुआ मांझी जी ने। और अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब लौटेंगे तब कमाल खान साहब से इस बात का जवाब लेंगे कि जो बीजेपी लगातार कह रही है कि कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है, इन योजनाओं का जिनका जिक्र महुआ मांझी ने किया है उसका क्या जवाब है और क्या इनकी बात को मजबूती देने के लिए इन दोनों सीटों पर इनके पक्ष में, इनके समर्थन में जनता ने वोट किया है या नहीं। जल्द हाजिर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लगातार 2 सीटों पर दंगल जो हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड भारत पर आप महा कवरेज देख रहे हैं। सुबह से ही जब से वोटिंग शुरू हुई है हमारे संवाददाता अलग अलग बूथ से मौजूद है, लगातार गेस्ट से हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के, आरजेडी के या फिर जेएमएम के नेता। हम लगातार उनकी राय जान रहे हैं, उनके दावों और वादों को हम जनता के बीच लेकर आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ स्टूडियो से 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी से कमाल खान साहब है, डॉक्टर तौसीफ हमारे साथ कांग्रेस से हैं और डॉक्टर महुआ मांझी हमारे साथ जेएमएम से हैं। कमाल साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि जिस तरह से महुआ मांझी जी ने आप जो लगातार, आप और आपका पार्टी, आपका संगठन जिस तरह से लगातार कहते हैं कि सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, बहुत सारी लंबी फेहरिस्त बताई है कामों की, चाहे वो श्रमिकों को हवाई जहाज से लाना, ट्रेन से लाना, बच्चों को लाना या योजनाएं जो लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से। इससे तो लग रहा है कि सरकार काम कर रही है और आप लोगों का जो आरोप है कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जो मैंने सवाल किया था कि सरकार या तो अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है, आप लोगों का आरोप रहता है कि सरकार काम ही नहीं कर रही है। अच्छा, ऐसा है, सबसे पहले जो प्रवासी भाई आए, जी, आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या कहा कि कोई भी जो गरीब हैं ये कोरोना वायरस में उनको भूख से मरने नहीं देते। और उसके लिए सब राज्यों में हमने भेदभाव नहीं, केंद्र सरकार का हमने भेदभाव नहीं, सरकार झारखंड में हम विपक्ष में हैं, इनकी सरकार है और हम लोगों ने कि 2 बार महीना में राशन दी जाती है। एक रुपये के हिसाब से 35 किलो गेहूं और 35 किलो चावल भारत सरकार का, और 5 किलो एक आदमी पर, जो जिसके घर में 5 किलो एक आदमी है उनके लिए 5 किलो। और मोदी जी ने कहा था कि अप्रैल से लेकर नवंबर इस महीना तक आपका फ्री में 1 पैसा भी नहीं उसका वो दिया जा रहा है। जहां तक 20
लाख हजार करोड़ रुपया का पैकेज दिया गया, उसमें झारखंड, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि कागज पर गिनाने में क्या लगता है, कागज पर गिनाने में क्या लगता है। अब जैसे कि गिना दे सब कुछ, लेकिन आपका एक ईंटा भी तो लगाए हैं, खजाना में पैसा पड़ा हुआ है, चारों तरफ लॉकडाउन है, ठेकेदार मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कोई भी एक काम नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने वैसी तरह मदद किया ना कोरोना में, जिस तरह से जीएसटी का पैसा काट लिया गया, सरकार पैसा मांग रही थी, उसी तरह से नहीं, कोरोना आपका जो भी झारखंड का पैसा है, अन्याय था कि नहीं, पहले वो पूछे हैं महुआ जी, बोलने दूसरे राज्यों का नहीं आपका काटा गया, होगा हमारे तो साथ- आप बोलिएगा, अपना जी, सफाई जी, दीजिएगा। जी। ऐसा है कि कहीं कोई हम आपको देने के अलावा झारखंड सरकार से भारत सरकार लेने का कहीं भी काम नहीं करी। जीएसटी का इनकी पैसा तो- काट लिया गया। अरे इनकी तो आदत है। और ये क्या, इन लोग क्या बोलेंगे, समझ गया ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे ये बैठे हैं और कह रहे थे 2005 का इन्हीं का गवर्नर थे ना, हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था सरकार बनवाने के लिए, अर्जुन मुंडा। मतलब आपका कहना है कि केंद्र की तरफ से कोरोना काल में सरकार को पूरी मदद की, पूरी मदद दी जा रही है, पैसा से लेकर अन्न से लेकर सब कुछ दी जा रही है। अगर मदद दी जा रही तो पैसे क्यों काट लिए गए? राज्य के मुख्यमंत्री लगातार क्यों काट मदद लिए गए? मांगते दिखे हैं। जी। अरे भाई, अच्छा, कमाल साहब जी, वो बहुत लंबा हम आपसे नहीं पूछेंगे, 5-10 ने आप 3 महत्वपूर्ण मदद बता दीजिए केंद्र की तरफ से जो राज्य सरकार को की गई है। तो यही तो मैंने बताया है। हाँ। पैसा दे ही भारत सरकार दी, जो आपका है चावल से लेकर अन्न से 256 रुपए एक आदमी के माथे पर। जो अन्न है, इससे बड़ा क्या काम है जो देने के लिए फ्री में, कि भूख से कोई दम ना तोड़े। चलिए, और जहां तक कह रहे हैं चलिए, कि 256 कांग्रेस उसके के बाद लोग हो या जेएमएम के लोग हो, हम लोगों ने सरकार जहां भी चलाया अपने खुद गिर जाती है अपने करनी से। इनका एक भी नाराज है क्योंकि राजनीति में क्या और खेल होता है, सब जानते में हैं। सियासत में हम लोग झाल बजाने के लिए आए हैं क्या? कोई भी नहीं आपका झाल बजाने आया है, सब कोई आपका सियासत। सरकार, तौसीफ साहब, सरकार गिर जाती है। नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जो जिक्र किया उसी से सवाल मैं ले लेता हूं कि 20 लाख करोड़ की जो इन्होंने बात किया, 20 लाख करोड़ में झारखंड सरकार को इन्होंने कितना दिया, इसका आंकड़ा अगर इनके पास है तो ये बता दें। मैं खामोश हूं 30 सेकेंड। झारखंड का जो हिस्सा है आपका, झारखंड को दी गई है। कितना दिया गया? अब जितना दी गई, आपका लिस्ट अगर मांग के लाते कि ये चुनाव का था, चलिए, लेकर मैं आपका पूरा एक एक रुपया गिन कर लाता कितना दिया है, लेकिन हमने दिया है। देने वाली चीज तो जबान पे रहती है कमाल साहब। चलिए, कमाल खान साहब हो गया, जबान पे रहती है। ठीक है, हो गया। सारे चीजों का आंकड़ा कह रहे हैं। अब मेरा वक्त है, मुझे बोलने दिया जाए। रुकिए, आप पूछे एंकर साहब। जी जी, आप अपने को मालिक मत समझिए, सीखिए। एंकर होता है संपादक, जो आप अब देखिए ऐसा है। अब मैं बता दूं इनको पता नहीं कितना दिया। दूसरी चीज, जिस तरह से कोरोना काल पूरा देश में लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन लॉकडाउन में 2 जो ऐसी योजनाएं थी जो कारगर साबित हुई, जो श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में वो 2 योजनाएं लागू की गई थी यूपीए सरकार में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में। वो थी मनरेगा और दूसरा था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो नई चीज नहीं है मेरे भाई, वो तो यूपीए ने लागू किया था, वो कंटिन्यू चल रहा है। और जिस तरह से कोरोना काल में पूरा देश लॉकडाउन हुआ, यही 2 योजना थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार की, जो देश के लोगों को बचा दिया, भूख से मरने से बचा दिया। जो हमारे जो आ रहे थे वहां से श्रमिक काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर थे, उनको मनरेगा के माध्यम से नौकरी दी गई। ना जाने जिनके पास जमीनें थी वो कितने लोगों ने प्लांटेशन किया और उसमें काम मजदूरों को दिया गया। ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने कितना मदद किया। और ना केवल झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड को तो ये बताएं कि कितना कितना मदद किया। सौतेला व्यवहार किया इन्होंने, किया क्या? जीएसटी का पैसा नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? जब रघुवर दास की सरकार थी तो उनके जमाने में जिस तरह से ये बकाया था, बिजली बकाया था, उस पैसे को भी इन्होंने काट लिया। इन्होंने छोड़ा क्या? रघुवर दास ने तो 1000 रुपए
कुछ हजार रुपए छोड़ करके खजाना में गए थे। इतनी दुश्वारियां हुई, इतनी परेशानियां हुई सरकार को चलाने में, स्टेबल करने में, वो तो हम लोग दिन रात देख रहे हैं, बैठ रहे हैं। जब मंत्रियों के पास बैठते हैं अधिकारी, जब वहां पे रहते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि खोखला करके ये लोग गए थे। तो ये लोग बताएं कि इन्होंने 5 साल में क्या किया और कितना लूटा, इस चीज को भी बताना होगा। रोजगार कितना, और जो अभी जो यहाँ चुनाव हो रहा है, बिल्कुल मुद्दा रोजगार का है। रोजगार इन्होंने क्या दिया था? 1 साल का ये 6-8 महीने का हिसाब मांगते हैं। 8 महीने में कोरोना काल में जो मैंने कर दिया, शायद इनकी सरकार होती तो वो काम नहीं हो पाता। और वहां पे कंटिन्यू हमारे लोग जवाब ले लेते हैं, महुआ जी के पास जाएंगे। जी कमाल साहब, कमाल साहब, अच्छा बताइए जी, ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम का, मेरे को तो बोलने पर इनका तो एक पैर जेल में जाता और एक पैर बेल में। इनका मंत्री लोग छूट कर आते हैं। हम लोग आपका भ्रष्टाचार का कह रहे हैं, पर अभी तो एसीबी से लेकर हाई कोर्ट में आप लोगों के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। सुन लीजिए, ऐसा है, कोई माई के लाल में ये हिम्मत न है कि हमारे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको पर भ्रष्टाचार का आरोप ये जाते हैं। मामला दर्ज है। अरे भाई, हाँ उसको खाते देरी न लगाई, क्या बोलेंगे? हम खाए हैं और जाकर देखिए, हम उनका बना है, ये बात कर रहे हैं लंबा चौड़ा। हाँ उसको खाते देर नहीं लगा, बड़ा रोड और पानी, रोड और आपका बिजली को खाते देर। आज इतना सब है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने आंकड़ा दिया कि इनके कितने शासन में कितना हुआ, और ये कह रहे खादान हमने दे दिया। कहाँ से दे दिया? अरे आज खादान नहीं, खाद्य, मैंने अरे जो सामग्री की बात, खाद आपने कहाँ से की बात कर रहे हैं, जो अरे भाई योजना है। आज हमारी सरकार है केंद्र में, मोदी जी दे रहे हैं ना। मोदी जी बोलिए, उनका योजना भाई, इनका योजना क्या है? ये शुरुआत की बात, योजना तो बहुत देर से जेल में जाने का, जिस तरह से 2019 में चुनावी नतीजे आए थे, क्या लगता है कि जिस तरह से जाएगी सरकार तो फिर जेल में जाइएगा? देखा, और इन दोनों सीटों पर ही फिर से उस बात को दोहराएगी जनता, बताएगी। हाँ देखिए, 2019 में जो चुनावी नतीजे आए थे, उसमें माननीय हेमंत जी को मिला था 81,000 और 67,000 मिला था आदरणीय लुइस मरांडी जी को। तो 14,000 के आसपास का डिफरेंस था। तो और लुइस जी जब हेमंत जी को हराई थी तो मात्र 4,000, माने 5,000 से भी कम था। 5,500 नहीं, तो 4,914 ऐसा कुछ था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत आंकड़ा, मैंने वो जो जीती भी थी उस समय, तो बहुत कम फासला था। और इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि इस बार लोगों का भरोसा है, हमारी सरकार है, और जिस तरह से माननीय हेमंत जी काम कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल में भी उन्होंने काम किया, तो इस बार कम से कम 25,000 का फासला डिफरेंस रहेगा। हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रहा है, इतना हमें पूरा विश्वास क्या है। संदेश देगा? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है महुआ जी, क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप साहित्यकार हाँ, भी हैं, जीत संदेश ये देगा। अगर मैं दुमका के परिदृश्य में बात करूं, तो माननीय लुइस मरांडी जी खुद मिनिस्टर थी, महिला विकास मंत्री थी, कल्याण विभाग की मंत्री थी, और उनको करीब 5200 करोड़ उनका बजट था उस विभाग का, समाज कल्याण विभाग का। तो उस विभाग में रहते हुए भी उन्होंने महिलाओं का क्या कल्याण किया, क्या विकास किया? कहीं से कुछ दिखता है? बल्कि महिलाएं तो ट्रैफिकिंग की शिकार हो गई। हमें लज्जित होना पड़ता है पूरे देश में। अभी भी माननीय हेमंत जी ने अभी रेस्क्यू कराना शुरू किया है। 40 महिलाओं को दिल्ली से रेस्क्यू करके लाया गया, अभी 69 और है जो अभी लाया जा रहा है। और लगातार इसी के चलते ये पलाश ब्रांड लॉन्च किया उन्होंने कि इनको यहीं पर सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। तो एक महिला विकास मंत्री रखते हुए 5200 करोड़ रुपए का बजट लेकर भी अगर वो महिलाओं का विकास नहीं कर पाई, और अगर दुमका के बारे में भी कहें, वो तो पूरे राज्य की मंत्री थी, राज्य में नहीं की, दुमका में भी नहीं की, जहां से वो जीती हैं। महिलाओं की क्या स्थिति है? तो क्यों महिलाएं उनको चुनेगी जब वो मात्र विधायक रह के क्या कर लेंगी? क्योंकि अभी तो उनकी सरकार है नहीं, तो उनको मंत्री तो बनना नहीं है। जब मंत्री रह के भी कुछ नहीं कर पाई महिलाओं का विकास खास तौर पर, तो अभी वो क्या कर लेंगे? इसलिए लोगों का भरोसा ही नहीं है वहां पर। बहुत महत्वपूर्ण बात महुआ जी ने कही है कमाल साहब, और इनकी बातों को बल सुनील सोरेन जो आपके सांसद स्थानीय, उनकी बात से मिलता है कि उन्होंने मंच से माफी मांगी है जनता से, आवाम से, कि अगर इनके कार्यकाल में कुछ गलतियां हुई हो, भूल चूक हो, तो माफ करिए। ये साफ संदेश देता है। और उसको बाद में उन्होंने जस्टिफाई भी किया। आपने भी सुना होगा उस बयान को सुनील सोरेन के। तो जिस तरह से महुआ जी ने कहा है, उस बात को, वो बयान, वो मुद्दा बहुत बल देता है। देखिए, महिला समाज कल्याण में ये उस समय
तो लुईस जी ही मंत्री थी, तो महिला आयोग का शायद 1 साल के करीब आप रही हैं, महिला आयोग की थी ना जी। मुझे बजट ही नहीं दी, मुझे फंड ही नहीं दिया सुन गया। लीजिए। 8 महीने मुझे एक पैसा नहीं दिया गया। माइनस हम लोग काम किए बहुत मुश्किल से। महुआ जी थी। मैं उनके साथ 1 साल काम की हूँ, और हमें पैसा नहीं दिया गया। हम लोग बहुत परेशानी में काम किए। कि सुन लीजिए, कन्यादान योजना किस विभाग से चलता है? महिला समाज कल्याण से ना। तो कितनी महिलाओं का कन्यादान हुआ पहले? आप बताइए। पहले शिक्षा जरूरी है कि कन्यादान जरूरी ये तो है? जस्टिफाइड नहीं है कमाल साहब। डॉक्टर साहब जब योजनाओं का जिक्र करें तो आपको आपत्ति है, आप उन योजनाओं का जिक्र, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं। आपत्ति है। आप योजनाओं का जिक्र मत कीजिए, आप काम का जिक्र कीजिए। आप बताइए ये काम जो आरोप महुआ जी का है। ऐसा है कि आंकड़ा आप ही लोग मांगने लगे तब हमको आंकड़ा निकालना पड़ा, नहीं तो ऐसा है। आपने ठीक कहा सारी बाबू, आप पुराने एंकर हैं, इसलिए आपको सारा अनुभव है कि देखिए, महिला समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण और कल्याण भी पूरा आपके डॉक्टर श्रीमती लुईस मरांडी जी के जिम्मे था। मैं भी आपका अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन रहा, उनके साथ काम करने के लिए 3 साल का मौका मिला और पार्टी में बराबर रही, ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि वहाँ कल्याण विभाग के सचिव आपका हुमानी पांडे जी थी और महिला समाज कल्याण का अलग अलग बदलते रहे ईमानदारी से। चाहे आपका कब्रस्तान साइकिल योजना हो, चाहे आपका स्कॉलरशिप का हो। स्कॉलरशिप 2 तरह का मिलता है, एक आपका अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम, और भारत सरकार का आता है जो अल्पसंख्यक कल्याण। ये तो योजनाओं का आप जिक्र मैं जानकारी हम लोगों को है। अब योजनाओं से कितने लोग मुफीद हुए हैं, कितने लोगों को फायदा पहुंचा है। कमल साहब, हम अभी ब्रेक रुकेंगे और हर जगह 5 मिनट अभी और बचे हुए शेष। कमल साहब, ये महत्वपूर्ण है, जनता के लिए महत्वपूर्ण है। 5 मिनट और शेष बचे हुए। दुमका में वोटिंग टाइम 5 बजे तक है, 5 बजे 5 मिनट बचे हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी वोट नहीं किया तो अपने घरों से निकले और इस बात का डर न रखें कि अब समय समाप्त हो गया। अगर 5 बजे तक भी आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो आपको वोट देने की परमिशन, इजाजत दी जाएगी। तो कृपया अपने घरों से निकले। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, मगर यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब संभवतः दुमका में जो वोटिंग टाइम है वो भी समाप्त हो चुका होगा, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे और जो दावे और जो वादे चल रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो भी चलता रहेगा। जल्द हाजिर होते हैं। तो उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर यानी कि बेरमो और दुमका विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग संपन्न हो गई है। वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं और इसको लेकर अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है और जीत के दावे किए हैं। इन दोनों सीटों पर जो दंगल हुआ है उस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है स्टूडियोज में। हमारे साथ कमाल खान साहब हैं बीजेपी से, हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ हैं कांग्रेस से, डॉक्टर महुआ मांझी हमारे साथ जेएमएम से, और हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं दुमका से। पहले राकेश का रुख करते हैं और उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। राकेश, जिस तरह से जो चुनाव का आकलन होता है एक पत्रकार के चश्मे से, पहले तो उम्मीदवार कौन है, पार्टी कौन सी है, गठबंधन कौन सा है, जनता का मिजाज क्या है, वोटिंग परसेंटेज आखिरी में आता है कि वोटिंग परसेंटेज से बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो हवा है, चुनावी हवा है, जनता का मिजाज है, वो किस तरफ है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो महत्वपूर्ण इशारा दे रहा है राकेश। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बेहद सुखद तस्वीर है और इस पैंडेमिक के बीच में अगर शायद जो 3 बजे का जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है 60% के आसपास अगर वोटिंग होता है दुमका में, तो एक सुखद तस्वीर आप कह सकते हैं। मसलिया इससे जस्ट थोड़ा इतर है और वहाँ का यही सियासी मिजाज रहा है। हर बार वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो दुमका के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है। जो सूचनाएँ हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, तकरीबन 70% के आसपास 3 बजे के आसपास ये आंकड़े मसलिया के हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो 2 घंटे का समय था उसमें ये आंकड़े में इजाफा हुआ होगा।
तो जो पिछला रिकॉर्ड रहा शारिफ, अगर उसकी बात करें तो तकरीबन 65% के आसपास दुमका का वोटिंग परसेंटेज रहा था 2019 में, और मसलिया उस वक्त भी 70+ में था। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश की बात जो लगातार हम लोग देखते आए हैं, लगातार कहते आए हैं कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा जागरूक होते हैं, बड़ी संख्या में घरों से निकलते हैं और वोट कास्ट करते हैं, तो इस बार भी वही तस्वीर देखने को मिली। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इस पेंडेमिक में हो सकता है कि बहुत लोग डर की वजह से घरों से ना निकले, वोट कास्ट ना करें, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे थे, चाहे शहर की बात कर ले या ग्रामीण परिवेश की बात कर ले। और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने इस पेंडेमिक को लेकर तमाम तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए थे, तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था, जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे इस पेंडेमिक को लेकर, वो तमाम बूथों पर नजर आ रहे थे। खुद जो जिले के उपायुक्त थी वो लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा असर देखने को मिला और लोग भयमुक्त वातावरण में घरों से निकल कर आए और अपना वोट कास्ट उन्होंने किया। तो यही वजह है कि तस्वीर जो है वो बेहद शानदार रही दुमका की, और सबसे खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी रही क्योंकि शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ मतदान संपन्न हुआ शारिफ। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई, चाहे छोटी घटना की बात कर ले या बड़ी किसी घटना की बात कर ले, तो ऐसी कोई तस्वीर सामने निकल कर नहीं आई। तो जाहिर तौर पर यह जिला प्रशासन के लिए एक सुखद तस्वीर, चुनाव आयोग के लिए आप कह सकते हैं एक राहत की खबर रही, और दुमका वासियों के लिए बेहद राहत की खबर रही कि किसी तरीके की कोई वायलेंस इस चुनाव में नहीं देखने को मिला शारिफ। राकेश, जिस तरह से चुनाव तो संपन्न हो गया, वोटिंग खत्म हो गए, इंतजार नतीजों का है। इसके बाद जो दावे हालांकि पहले से चल रहे थे, जीत के दावे पहले से चल रहे थे, अपनी जीत और दूसरे की हार के दावे पहले से चल रहे थे। अब चीजें बहुत हद तक स्पष्ट होने लगती है जो वोटिंग संपन्न हो जाता है, तो हालांकि बहुत मजबूती के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक नतीजे ना आ जाए। जो जनता वोट करने आई, जो वोटर्स वोट करने बूथों पर पहुंचे, संभवतः आपकी बात उनसे हुई होगी, क्या मिजाज है उनका, किस आधार पर वो वोट करने बूथों पर पहुंच रहे हैं? देखिए, लोगों के अपने अपने विचार, आप कह सकते थे इश्यूज थे, कुछ डेवलपमेंट के इश्यूज पर वोट करने आए, कुछ बदलाव को लेकर वोट करने आए, तो मिला जुला एक इशू रहा है दुमका का। और जिस तरीके से आपने देखा होगा सारे पूरे चुनाव में जिस तरीके से बयानबाजी हुई दुमका सीट को लेकर, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल सीट रही थी, मुख्यमंत्री ने ये सीट छोड़ा था तो यही वजह रही कि हाई प्रोफाइल सीट थी, और इसको लेकर दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत एक तरीके से, जो कि पूरी कैबिनेट आप कह सकते हैं यहाँ लग चुकी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दर्जन से ज्यादा विधायक यहाँ कैंप कर रहे थे, उनके सांसद यहाँ मौजूद थे। उसी तरीके की अगर आप बात करें तो बीजेपी ने भी पूरी आप कह सकते हैं ताकत यहाँ झोंक रखी थी। 3 पूर्व मुख्यमंत्री इस चुनाव में लगे हुए थे, रघुवर दास लगातार कैंप कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी की लगातार यहाँ सक्रियता नजर आ रही थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी लगातार यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, और अकेले बाबूलाल मरांडी ने 100 से ज्यादा सभाएं दुमका में की है शारिफ। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुमका को लेकर बीजेपी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि यहाँ से जीतने का मतलब होगा कि एक बड़ा मैसेज पूरे राज्य में जाने का। तो यही वजह रही कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, ये उनका अपना एक मजबूत किला माना जाता है। तो ये भी वजह रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पूरी तत्परता से, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में अपना 100% देने की कोशिश की है। अब जनता ने बैलेट बॉक्स में मुहर लगा दिया है, बैलेट बॉक्स सील हो चुका है। अब इंतजार 10 तारीख का है शारिफ। 10 को जब ईवीएम खुलेगा तो ये पता चलेगा कि दुमका की जनता किसके साथ नजर आई, क्योंकि वादे तमाम दलों ने किए, बीजेपी के तरफ से भी वादे किए गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी वादे किए गए। तो किनके वादों के साथ जनता आगे बढ़ी इस चुनाव में, जी किनके दावों और वादों में दम था, ये 10 तारीख को पता चलेगा। राकेश, आप नजर बना के रखें, आप सुबह से एक्टिव भी हैं, आप संभवतः थक भी चुके होंगे, तो आपसे हम विदा लेते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। राकेश, आपने बहुत अच्छी खबरें वहां से पहुंचाई, अच्छा कवरेज दिया है दुमका के दंगल को, आपका शुक्रिया राकेश। वापस स्टूडियो लौटेंगे जहां हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। महुआ मांझी का रुख करेंगे। महुआ जी, जिस तरह से इस चुनाव में चुनाव प्रचार जो शुरू हुआ, थोड़ा पीछे आपको ले जाएंगे। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को लगाया गया चुनावी मैदान में, और तीन पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से झारखंड की सियासत
में भूचाल मच गया। दीपक प्रकाश से जब उस मसले में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। फिर बाद में उन्होंने ही वही काम कर दिया कि सरकार 2 महीने में गिर जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से एक सरकार चुनकर आती है, जनता चुनकर भेजती है। उस सरकार के बारे में इस तरह से बोल दे रहा है, जिसको लेकर आप लोगों ने मामला भी दर्ज कराया है, महागठबंधन ने मामला भी दर्ज कराया। कितना गिर रहा है राजनीति का स्तर? देखिए, गिर रहा है, ये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। कुछ समय पहले माननीय बाबूलाल मरांडी जी जेवीएम में थे, तो चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बयान दिया कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। और ठीक उसके बाद उन्होंने चुनाव के बाद 81 सीट से पहले चुनाव लड़ा। कैसे लड़ा, ये इसमें भी बड़ा रहस्य है। और उन्होंने वोट काटा, महागठबंधन का जो हमारा था विपक्ष का उस समय के लिए वोट भी काटा। फिर जब भाजपा में वो आ गए तो उसके बाद उनका एक बयान आया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा हमें झाड़ू भी लगाने का काम देगी तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। तो आप बताइए कि ये राजनीतिक स्तर इस तरह से गिर रहा है, इससे आगे कुछ कहने को नहीं है। बाकी तो आप सभी जानते हैं। कौन साहब, बाबूलाल मरांडी बहुत एक्टिव रहे दुमका में। कई अभी जो राकेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 100 से ज्यादा सभाएं उन्होंने की है वहां पर। तो क्या ये चुनावी नतीजे इसमें एक मैं और जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सम्मान है पूरे झारखंड में, उन्होंने इस राज्य को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब ये कहना वहां जाकर कि सोरेन परिवार को उखाड़ फेंकिए, माननीय दिशम गुरु का अपमान है, उनके परिवार का अपमान है। वो भी संथाली है, वो संताल परगना के ही है। तो इस तरह का बयान भी बहुत ही अपमानजनक है और ये राजनीतिक स्तर के गिरने का बहुत बड़ा संकेत है। कौन साहब, आपसे सवाल ये था कि बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी के हो लिए हैं, बहुत आरोप भी उन पर लगे, अभी भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने महागठबंधन का वोट काटा 2019 में। तो इस चुनाव में आप लोगों ने उनको केंद्र में रखा, सेंटर में रखा और उनके पीछे रह के आप लोगों ने चुनाव लड़ा। क्या वजह आप मानते हैं कि एक तरह से वो नेता प्रतिपक्ष के अभी उनको दर्जा नहीं मिल पाया है, उनको सामने में रखकर, सेंटर में रखकर चुनाव लड़ना? और क्या अगर ये सीट आपके हाथ से निकल जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को दी जाएगी? देखिए, ऐसा है, बाबूलाल मरांडी जी हमारे थे, शुरू से हमारे थे। बीच में उन्होंने दल बनाया, कहीं और गए नहीं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। जी जी। और सौता फिर आपका भारतीय जनता पार्टी में अपना पार्टी को विलय किया। तो अलग 11 साल कोसा भी आप लोगों को बहुत जो भी अलग रहेंगे तो आपका जो बात है सियासती बात तो होती रहती है। जी जी। लेकिन अब हमारे हैं, पूर्ण रूप से हैं और हमने उनको विधायक दल का नेता बनाया है। जबकि चुनाव आयोग ने सिग्नल दे दिया, लेकिन राजनीतिक पराकाष्ठा देखें सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री का कभी कभी बयान किसी तरह कितनों है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी सीनियर हैं हेमंत जी के आगे, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और कहे कि ऐसे ही रह जाएंगे तो जानबूझकर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के मामला को लटकाने का काम किया गया। काफी लोगों से सीख लिया जिम ने। अब जो भी अब सरकार में अब देखिए दिनेश राव जी ने उसको पूरा खींच मरुआ जी सुन लीजिए, 5 साल तक खींच दिया, उसी का हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी है आप झारखंड में। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ। जी जी। ये कहाँ से सीख लिए? जो गंजी बांटना, पैसा बांटना, उसी आधार पर इनका प्रवक्ता आज ही पेपर में देखे हैं कि लेकिन आज के अभी न्यूज में भी आ रहा था कि बाटुल जी, आदरणीय बाटुल जी वहां पे बर्मो में पैसा बांट रहे थे आज के दिन। अभी वोटिंग हो रहा है, पकड़ा गया है। उन्होंने बाटुल जी ने खुद स्वीकार भी किया। ये है गंजी और आपका रुपया सिंबल के साथ खिलाड़ियों को उसी ये में आपका। देखिए, भ्रष्टाचार की बात ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि हमाम में सब नंगे। बाटुल अब आप बात कर रहे हैं, आप ही के जो प्रत्याशी, उन्होंने बोला कि कोई आया था पैसा मांग रहा था, दे दिया। उन्होंने किस लिए दिया? चलिए देखिए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के आपने सवाल किया तो मैंने बताया। और इस बार तिलमिलाहट ज्यादा है कांग्रेस और ये जेएमएम के प्रति लोगों को, चूंकि विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति भाइयों को ये गुमराह करके एक मुश्त वोट लेने का आपने तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि क्या अगर हार होती है, हालांकि हम 10 का इंतजार करेंगे, तो बाबूलाल मरांडी को कंधे पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? अब देखिए, हार कैसे होगी? दोनों सीट हम जीतने जा रहे हैं और 10 तारीख के बाद आप पूछेंगे कि हाँ कमाल साहब
आपने जो कहा था तो हार होनी ही नहीं जा रही है। ये वोट का परसेंटेज आपने अच्छा, एक देखा बात मैं- कितना बढ़ा है, मैं कहना कितना चाहूंगी बढ़ा। ये जनता, दोनों क्षेत्रों के जनता का आक्रोश है सरकार के पर प्रति। एक आपके लिए मतलब चिंता वाली खबर है कमाल साहब, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा मगर ग्रामीण इलाके का ज्यादा बढ़ा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ नहीं है? आज दुनिया कहा जाता है कि शहरी जो मतदाता है ना। उसका रुझान भाजपा की तरफ रहता है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरों में भी वोट मेरी है और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है वोट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मैं एक दुनिया सवाल के पूछना चाहूंगी। सबसे मैं ये दुनिया कहना का चाहूंगी। सबसे बड़ी पार्टी बनी। अच्छा, सवाल का जहाँ जवाब दे तक दें। महुआ जी ने कहा हाँ। गुरु जी के बारे में, संथाल पढ़ना का गुरु जी नहीं है। संताली है ना भाई, कार क्षेत्र संताली हो है ना। सकता है। नहीं, वो संताली कार है, क्षेत्र हो संताली सकता को है। संताल परगना से सुन कैसे बाहर लीजिए, किया जाएगा? आप भी डॉक्टरेट हैं, कैसा आपका मान नहीं, लिया एक कि- संताली है ना, संताल परगना नाम है, वो खुद संताली संथाल है। परगना नहीं, अगर देखा जाए इतिहास, अगर इसी अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति अगर झारखंड में रह रहा है तो क्या वो मध्य बिहार प्रदेश में से रहेंगे? अब तो कमाल साहब इसमें बहस करने को फायदा नहीं, क्योंकि अब तो आप लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि झारखंड अलग राज्य में उनकी भूमिका, सिर्फ उनकी भूमिका नहीं है आंदोलन में। ऐसा है जी, आप सवाल पूछ रही थी महुआ जी। अलग राज नहीं, एक मिनट, जैसे ये बोली है अलग राज अगर किसी ने बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की लड़ाई सरकार किसने ने। लड़ी है? लड़ाई मान लीजिए लड़ाई कि- आपका, आप लोगों ने तो अपना आंदोलन को कभी बेचने का काम किया, कभी गिरवी रखने का काम किया, और ये कांग्रेस गलत पार्टी आरोप है, ने गलत आरोप है। अलग राज के आंदोलन को तोड़ने का बिल्कुल काम गलत, किया है। नहीं, गलत आरोप है। नहीं, मैं बस एक बात तोड़ने कहना का काम चाहूंगी किया। जी। मुझे मौका दिया जाए। और आपका ऐसा है कि आपने बताइए कि कितने सालों का आपका मांग था कांग्रेस पार्टी का बिहार विधानसभा में। चलिए, आपके सवाल का हम जवाब लेंगे डॉक्टर तौसीफ और महुआ मांझी जी से। यहाँ पर रुक रहे कमाल साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम डॉक्टर तौसीफ से मुखातिब कुछ कहना चाह रहे हैं, और जो कमाल साहब ने सवाल किया उसका जवाब भी डॉक्टर तौसीफ से हम लेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। दुमका डीसी और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। उन्होंने तमाम लोगों को बधाई दी है जिन्होंने इस उपचुनाव को संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सीधे चलेंगे डॉक्टर तौसीफ के पास। डॉक्टर तौसीफ, मैं राउंड ऑफ फिगर में नंबर्स आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। शहरी 48%, ग्रामीण 65%, प्रखंड 61% और मसलिया 71%। किस ओर इशारा है ये? देखिए, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि वहां पे वोट किसके कितने हैं, तो 12,000 के लगभग क्रिश्चियन का वोट था उस विधानसभा में, और 22 से 23,000 मुसलमानों का वोट था। और उसको इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन, मुस्लिम, और फिर अपर क्लास हिंदू, और फिर ग्रामीण जो इलाका है जिसमें सरना कम्युनिटी के जो ट्राइबल हैं वो, तो ये 3 कैटेगरी में इसको हम बांट करके देख रहे हैं। तो हम चलते हैं इधर। जब शहर में 35% वोट बताया जा रहा था कि 35% शहर में है और 65% ग्रामीण इलाके में है, तो 35% जो शहर में लोग रह रहे हैं वो कौन लोग हैं, इसको चिन्हित करने की आवश्यकता है। उसमें आप ये देखें कि पहले से वो जो वहां के मूलवासी हैं, वो ये अपर क्लास हिंदू भी हो सकते हैं, या जो भी मतलब हर कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, सरना कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैं मान के ये चलता हूं कि 35% में उसमें 20% मैं भारतीय जनता पार्टी को दे देता हूं, 15% हम लेते हैं जो ये शहर पे कहते हैं ना कि शहर पे हमारा क्लेम है, तो मैं मान लेता हूं। हालांकि क्लेम नहीं है, संगठन तो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज। दूसरी चीज, जब आप जाएंगे इसमें ग्रामीण इलाके में 65%, तो 65% जो ग्रामीण इलाके में है तो उसमें वो क्रिश्चियन भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और फिर वो सरना कम्युनिटी के लोग हैं। तो क्रिश्चियन का कितना वोट मिलेगा ये पता है कि क्रिश्चियनों को जिस तरह से 5 सालों में यहाँ पे प्रताड़ित किया गया है, तो इनको बोहनी नहीं होगा। इसके बावजूद कि शायद वो क्रिश्चियन है, तो कितना मिलेगा वो उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 12,000 में अगर कास्ट आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 65% के लगभग जो हुआ है, तो 8,000 के लगभग 8 में 1,000 हो सकता है कि इनके पास चला जाए, लेकिन 7,000 जो है डायरेक्ट महागठबंधन के झोले में क्रिश्चियनों का वोट जाएगा। मुसलमानों का 22% है, तो इसमें आप देख लीजिए कि 16-17 हजार अगर पड़ा होगा तो 15-16 हजार, मतलब 16 हजार से कम वोट
गठबंधन को नहीं पड़ा होगा। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब आप जब जिनकी जो बात कर रहे हैं आप कि बाबूलाल मरांडी को इन लोग पता नहीं तोप समझ लिया है कि इनको भेज दिया था वहां तो गली कूचे में ये घूम रहे थे तो शायद पता नहीं पूरा एकदम टर्न कर लियो, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहां पे देशम गुरु जिस तरह से मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके लिए वहां के लोगों के लिए वो भगवान है। तो आप उसी पे डिपेंड करता है। ये 50% जो वोट होगा, मान लेते हैं हम 50% भी ले लेते हैं वो 50% हम ले लेते हैं सरना कम्युनिटी का, आदिवासियों का, तो फिर भी ऐसे भी जीत है। ये मार्जिन होगा, मतलब ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, ये मार्जिन होगी। तो ये जो सैंपलिंग है ना, इस सैंपलिंग को समझने की आवश्यकता है। इनका जो वोट है मैंने इनको बढ़त दे दी, मतलब शहर में बढ़त दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो ओवरऑल है उसमें ये कहीं ये टिक नहीं रहे। नहीं, ग्रामीण इलाके की बात अभी इन्होंने की, आप दिशम गुरु की बात इन्होंने की, तो उसमें आप देख सकते हैं 2 फरवरी को हर साल जब वहां पर कार्यक्रम होता है स्थापना दिवस का, तो उस समय की जो भीड़ होती है, लोगों का जो उत्साह, जो जुनून होता है गुरु जी के प्रति सम्मान दिखाने का, वो अगर आप अपनी आंखों से देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ग्रामीण इलाके से लोग किस तरह से आते हैं और कितनी श्रद्धा है उनके प्रति, कितना विश्वास है। और वो यही कारण है कि 71.95% वोट पड़ा है, यहाँ पर वोटिंग हुई है मसलिया में। तो ये हम लोग को पूरा उम्मीद है जो कि बाइफरकेट करके बताया आपके सहयोगी ने, क्या कितना इत्तेफाक आप उससे रखती हैं? नहीं, कौन सी बात के बारे में? जो बाइफरकेट किया है कि इस कम्युनिटी के इतना % वोट है, हाँ, तो इतना % मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि ये इन्होंने सही कहा कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं या क्रिश्चियन वोटर्स हैं वो तो आंख मूंद कर हमारे गठबंधन महागठबंधन पर ही भरोसा करते हैं। और इसके अलावा सन्ना को थोड़ा सा इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश की है, लेकिन सन्ना बरगलाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है। क्योंकि मैंने कहा था कि माननीय लुइस जी मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है वहां के लिए। इसी का नतीजा था कि हेमंत सोरेन जी जीते थे वहां से 14,000 वोट से। सवाल है यहाँ पर महुआ जी, बाबूलाल मरांडी जो एक्टिव रहे, उन्होंने जितना प्रचार प्रसार किया वो ग्रामीण इलाकों को उन्होंने फोकस किया। कहा जाता सुनील सोरेन जो वहाँ स्थानीय सांसद है, उनकी पकड़ भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत है। तो क्या वहां पर बिखराव, क्योंकि ये जिस तरह से डॉक्टर साहब फुल मेजोरिटी वहां वोट दे रहे हैं, ये संभव नहीं है अगर बाबूलाल मरांडी ने वहां स्ट्रेस किया? सुनील, देखिए, बाबूलाल जी के प्रति लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तो ये अलग अलग इलाके से खुद चुनाव लड़े हैं, कभी राजधनवार से, कभी यहाँ से कोडरमा से, तो कभी संताल परगना से, और ऊपर से ये कभी इस पार्टी में कभी उस पर, जो उनका जो स्थायित्व नहीं है, तो उनकी बातों पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने 100 सभाएं की तो लोग उन पर भरोसा कर लिए। और भाजपा से लोग तंग आ चुके थे, तभी तो उन्होंने जनादेश दिया था माननीय हेमंत जी और महागठबंधन के प्रति। तो इसलिए 9 महीने में ऐसा भाजपा ने क्या कर लिया कि जनता दोबारा उन्हें वोट देने लगे? और जब वो सिर्फ विधायक बनके क्या कर लेंगे, जब मंत्री बनकर 5200 करोड़ का बजट लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया कल्याण मंत्री रहते हुए। और अभी जैसे आपने बताया हमारे सहयोगी ने कि अल्पसंख्यक का जो ये था, स्कॉलरशिप था उन छात्रों का, उसके साथ जो बर्ताव किया गया, तो कोई भरोसा उन पर है नहीं। इसलिए ग्रामीण इलाके का जो वोट है वो बिल्कुल, तो मतलब आप लोगों को खुश करने की खबर है। कमाल साहब, दोनों सीट एकदम महागठबंधन खुश हो रही है या आपको लग रहा है अपनी खुशी में? और अच्छा, ऐसा है कि लोग आपका मिसाइल समझ रहा है गुरु जी को बाबूलाल मरांडी जी हराए, दुमका लोकसभा में हराए थे। अभी एक नौजवान हमारा सुनील सोरेन आपका हराया, मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी लुइस मरांडी जी से हारे। और ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के कहाँ जमीन है? कांग्रेस पार्टी तो आपका, मैं कहूंगा, डूबता हुआ जहाज है, जहां जहां आपका एगो में है। आज भी देख ले कि कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के जमाने से ये जो झारखंड क्षेत्र है वहां जमीन रहा है, बराबर MP और MLA। अगर बिहार भी एक था तो ये उसी समय देते थे। और ये अलग राज की बात करते हैं, अलग राज की JMM ने किया, और कांग्रेस ने तो हमेशा अलग राज को तोड़ने का काम किया है। बिहार विधानसभा अभी जो चुनाव के जो परिणाम, जो वोटिंग परसेंटेज है कमाल साहब, जिस तरह से इन्होंने बाइफरकेट करके बताया कि कितने वोट कौन किस कम्युनिटी के कैसे पड़े, तो आप लोग क्या लग रहा है कि इस आधार पर वोटिंग हो रही, या बाबूलाल मरांडी को आपने उतार दिया, 3 पूर्व मुख्यमंत्री है, तो आपको लग रहा है? देखिए, ऐसा है ना, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा गया, ये तो सच है कि इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आप लोग मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि 22 करोड़
लोग बेरोजगार हुए हैं। सबसे ज्यादा आपका काम किए हैं डॉक्टर लुइस मरांडी ने किया है। और आंकड़ा बोलिएगा तो मैं फिर सुन लीजिए, उसमें नहीं। जब अभी बात हो रही है, हम लोग जात पात और ये नहीं, जिस तरह फरिया कर बोल दिए, हमने क्या कहा है, सबका साथ सबका विकास। पिछले बार आपका इन लोगों ने एनआरसी को आपका ये करके बरगलाने का काम किया, अनुसूचित जनजाति समाज को भी बरगलाने का। और इस बार देख लीजिएगा, मसलिया में 100 सभा बाबूलाल जी की हुई है, तो इस बार अनुसूचित जनजाति पूरा वोट। और कैसे नहीं देगा, जिस समाज, किस समाज से आती है डॉक्टर लुइस मरांडी, किस समाज से मालूम है? अभी तो आपने कहा कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं, फिर उसी में आ रहे हैं। इसी को रिपीट कर देंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं बात कहा, ये कह दिए को नहीं वोट मिलेगा। इसी तरह इसी पर तो तोड़ फोड़ कर आपका आज तक ये है, तो देश की जनता समझ चुकी है। हम लोग नहीं, इसका उदाहरण है कि किन किन राज्यों में तोड़फोड़ हुआ है। कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, हमने तोड़ा कहा जी, आप लोग खुद अपने से टूट रहे हैं। तो बिल्कुल और अभी फिर आने वाले दिन में टूटेंगे। कहाँ टूटेंगे? अब यहाँ भी टूटेंगे। देखिए अभी आने वाले समय कंक्लूड कर दूं। मैं कहूँ एक चीज है कि सुन लीजिए, बाबूलाल मरांडी जी का पूरा आपका अनुसूचित जनजाति। अभी आपने जो कहा कि फिर टूटेंगे, तो अब कहा, जैसे अभी दीपक प्रकाश जी ने कहा था माननीय सिंधिया साहब टूटे, वैसे अब कहाँ टूटेंगे? आने वाला हमारा आपका आने वाले दिन में इंतजार कीजिए और देखिए आप क्या इसका होता है। मतलब माननीय दीपक प्रकाश जी की भाषा बोलना चाह रहे हैं क्या मीडिया के सामने? देखिए एक चीज है कि दीपक प्रकाश जी ने कोई गलत नहीं हमारे ऐसे खुला मैदान दे देंगे कमाल साहब, अरे आप लगा हुआ है तो आपकी सरकार है। अगर ऐसा खुला मैदान दे देंगे तो हम बोलेंगे डॉक्टर तौसीफ भी टूट सकते हैं, महुआ मांझी भी टूट सकते हैं। नहीं आए, आपका क्या है, आखिर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मिस्ड कॉल पार्टी, मिस्ड क्यों? कॉल पार्टी, मुझ बोलने मजबूर मत पहले बताइए। मिस्ड कॉल पार्टी, मिस्ड कॉल पार्टी। आप ये बताइए कि आपके किस तरह से आप सदस्य बनाते हैं, आप कितना पैसा लेते हैं, लोग कितना पैसा देते हैं, ये बताइए कि जो कहाँ पे आप जाकर के स्लिप देते हैं। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का जो सदस्य बनाएगा तो पसीना छूट जाएगा, पसीना छूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सदस्य बनाती है तो पसीना छूट जाएगा। ये मिस्ड कॉल पार्टी है या नहीं पार्टी, ये बताइए। मिस्ड कॉल पार्टी है कि नहीं बता दीजिए। ऐसा है बिल्कुल, राजनीति को अगर एक बार सफर में कर रहा था, एक साहब मांगने लगे, हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी से आ गया तो नहीं, थोड़ा सा चलिए। हाँ, बात हुई थी बेरमो और दुमका चुनाव के नतीजों की, नतीजा क्या हो जाएगा तौसीफ साहब। बाबूलाल मरांडी, मगर ये जब चर्चा हम समाप्त कर रहे हैं तो केंद्र की सियासत, केंद्र पर आरोप, पूर्व की सरकार पर आरोप, उसके कामों पर आरोप, इन तमाम मसलों पर हमने चर्चा की। हालांकि अब तक जो चर्चाएं हुई, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है, अपना मन बता दिया है। इंतजार 10 नवंबर का करना, उसके बाद पता चलेगा कि किसकी झोली में जनता ने बेरमो सीट और दुमका सीट डाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब आपका, डॉक्टर तौसीफ आपका, डॉक्टर महुआ मांझी आपका। आपने बेशकीमती वक्त निकाला इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत।